हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मंजिल भारत क्लासेस। और आज मैं आप सबके लिए लाया हूं और एक सेशन 35 एमसीक्यूज का जनरल नॉलेज इंडिया एंड जनरल नॉलेज जे के पार्ट से। और ये जो आज के क्वेश्चंस है ये मॉक टेस्ट 3 जो हमारी मंजिल भारत की टीम ने फ्रेम किया था वहां से मैंने लिए हुए हैं। और ये अच्छा खासा सेशन आपके आने वाले एग्जाम के लिए रिवीजन का काम करेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का सेशन मॉक टेस्ट 3 35 एमसीक्यूज जीके इंडिया एंड जीके जे पे। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हेन वाज द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत फॉट? पानीपत की पहली लड़ाई कब लड़ी गई थी? अब ये जो क्वेश्चन है आपका मिडीवल हिस्ट्री से है। अब आपके सिलेबस में मेंशन है इंपॉर्टेंट डेट्स इंडियन हिस्ट्री और स्लैश करके है मॉडर्न पार्ट। अब क्वेश्चन तो कहीं से भी बन सकता है, इसलिए आज मैं ये क्वेश्चन लाया हूं ताकि आपको ये भी पता चले कि जो इंपॉर्टेंट वॉर्स है उनको थोड़ा सा आप देख लेना कि जो उनके डेट्स है और किसके बीच में लड़े गए हैं वो आपको पता रहना चाहिए। तो आंसर करो, फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत कब लड़ी गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1526। 1526 में पहली बैटल हुई थी पानीपत की। और ये जो बैटल थी ये बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। इब्राहिम लोदी आपके लोदी डायनास्टी से थे। तो इनके बीच ये जंग हुई थी जिसमें बाबर जीते थे। और ये आप समझ लो ये एक ऐसा वॉर था जिसमें आपके मुगल्स की एंट्री हुई इंडिया में। तो याद रखोगे सारी चीजें। हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, इन विच ईयर वाज द क्विट इंडिया मूवमेंट लॉन्च्ड बाय महात्मा गांधी? महात्मा गांधी ने कब लॉन्च की थी क्विट इंडिया मूवमेंट? आपके मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है, ऑप्शंस आपके सामने है, आंसर करो। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्विट इंडिया मूवमेंट, अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है जेके एसएसबी। आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। एट द एंड ऑफ सेशन मुझे बताना कितने आपने करेक्ट किए कमेंट सेक्शन में। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 1942। 1942 में आपकी लॉन्च हुई थी क्विट इंडिया मूवमेंट। इसको लीडरलेस मूवमेंट भी बोलते हैं क्योंकि इस मूवमेंट के टाइम बड़े सारे जो इंपॉर्टेंट लीडर्स थे सब जेल में बंद थे और कुछ स्पेसिफिक लीडर्स थे जिन्होंने ये मूवमेंट को कैरी किया आगे, जो जेल के बाहर थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपका करंट से है, which space agency launched the Parker solar probe, a mission to study the sun's outer atmosphere? कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने लॉन्च किया पार्कर सोलर प्रोब? ये एक मिशन है जिसमें जो सन का आउटर एटमॉस्फेयर है उसको स्टडी किया जाएगा। तो आप बताओ किस एजेंसी ने इसको लॉन्च किया था? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो, ए बी सी या डी। ऑप्शन ए है आपका यूरोपियन स्पेस एजेंसी। ऑप्शन बी है आपका नासा, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ऑप्शन सी है आपका इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। एंड ऑप्शन डी लॉर्ड कैनिंग। इसको तो इग्नोर ही करो। तो पहले 3 में बताओ आंसर क्या है? पार्कर सोलर प्रोब। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है नासा। नासा ने लॉन्च किया था पार्कर सोलर प्रोब। तो ये इन्होंने 2018 में ऑलमोस्ट लॉन्च किया था। तो ये चीज आप याद रखोगे क्योंकि आप जेकेएसएसबी तो कहीं से भी करंट पूछ लेगा। लेकिन ये जो प्रोब्स है, सोलर प्रोब्स है या कोई भी प्रोब जो लॉन्च किया जाता है, आपको इसके बारे में नॉलेज होनी चाहिए करंट के पर्सपेक्टिव से। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। अब ये भी जो क्वेश्चन है ये बुकर प्राइज से लिया हुआ है, 2022 का है। अब लेने का भी एक मकसद है। पहले तो आप मुझे बताओ
आपके चार ऑप्शंस में किसने जीता था 2022 का बुकर प्राइज? ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। बुकर प्राइज ए, बी, सी या डी? तो मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, शहान करुणा तिलकी या करुणा तिलाका, आप पढ़ सकते हो, जैसे भी पढ़ो। ये जो है ये श्रीलंका के राइटर है, तो इनको मिला था बुकर प्राइज 2022 का। अब लाने का मकसद ये है कि अवार्ड्स आपके सिलेबस में है, तो अवार्ड्स आपको ऑलरेडी पता होने चाहिए, और अवार्ड्स में नोबेल प्राइज आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, और उसी तरीके से बुकर प्राइज भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। इस पे भी क्वेश्चन बनते हैं। तो बुकर प्राइज में कम से कम आप 2021 से 2024 तक जितने भी बुकर प्राइज के विनर्स है, तो आपको वो पता रहने चाहिए, तो ये आप देख लोगे इसमें। तो हम आगे चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू विन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल? कौन सा पहला इंडियन था जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था? और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपका फर्स्ट इन इंडिया से क्वेश्चन है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ध्यानचंद, मिल्खा सिंह, अभिनव बिंद्रा या विजेंद्र सिंह। आंसर करो। पहले इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, और ये न्यूज वापस से सर्कुलेट हुई थी जब नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था आपके एथलेटिक्स में। तो आप बताओ पहला इंडियन कौन था? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा जी पहले इंडियन है जिन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था, और ये 2008 का बीजिंग ओलंपिक था जिसमें इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था इंडिया के लिए। तो ये चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू गो टू स्पेस? पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई। ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो। कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स, राकेश शर्मा या इंदिरा गांधी? और बहुत आसान क्वेश्चन है क्योंकि बहुत ही फेमस वुमेन है। अब देखो, फर्स्ट इन इंडिया आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन फर्स्ट इन इंडिया में जो वुमेन्स है वो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इन पे क्वेश्चन अक्सर बनता है और पूछा भी जाता है। आंसर करो। पहली इंडियन वुमेन जो स्पेस में गई, और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है कल्पना चावला। कल्पना चावला जी पहली इंडियन वुमेन थी जो स्पेस में गई। और अभी सुनीता विलियम्स बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि ऑलरेडी आपको पता है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन है वहां पे सुनीता विलियम है। तो ये आप याद रखोगे सारी चीजें। तो हम चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज कॉल्ड द मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? आपका पर्सनालिटीज से क्वेश्चन है, किसको मिसाइल मैन ऑफ इंडिया बोला जाता है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, CNR राव, विक्रम साराभाई, APJ अब्दुल कलाम या होमी जे बाबा। कौन है मिसाइल मैन ऑफ इंडिया? आंसर करो। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है APJ अब्दुल कलाम। बहुत ही आसान क्वेश्चन और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो ये चीज आपको पता रहनी चाहिए, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे बोला जाता है। ऑलरेडी हमारे प्रेसिडेंट भी रहे हैं। तो हम चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 8 पे। हमारा अगला क्वेश्चन आपके न्यूज़पेपर के सेक्शन से है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इन इंडिया? सबसे पुराना इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इंडिया का। आंसर करो। ऑप्शंस आपके सामने हैं, हिंदू है, टाइम्स ऑफ इंडिया है, पॉइनियर है या इंडियन एक्सप्रेस। आंसर करो। सबसे पुराना इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर इंडिया का। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है द टाइम्स ऑफ इंडिया। यह आपका सबसे ओल्डेस्ट इंग्लिश लैंग्वेज न्यूज़पेपर है इंडिया का। और इसका जो पहले नाम था वो बॉम्बे टाइम्स था, ये भी आप याद रखोगे, बॉम्बे टाइम्स। तो बाद में फिर टाइम्स ऑफ इंडिया चेंज किया गया। तो ये चीजें आप याद रखोगे। इसको ऑलमोस्ट 1838 में स्टार्ट किया गया था। तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, ये भी आपका न्यूज़पेपर से ही क्वेश्चन है,
Which Indian newspaper is known for its slogan जर्नलिज्म ऑफ कोरेज? कौन सा न्यूज़पेपर है जिसका स्लोगन है जर्नलिज्म ऑफ कोरेज? तो ऑप्शंस आपके सामने हैं, आंसर करो कौन सा न्यूज़पेपर है जिसका स्लोगन जर्नलिज्म ऑफ कोरेज है? हिंदू है, इंडियन एक्सप्रेस है, हिंदुस्तान टाइम्स है या टेलीग्राफ? आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है इंडियन एक्सप्रेस। इंडियन एक्सप्रेस न्यूज़पेपर का स्लोगन है जर्नलिज्म ऑफ कोरेज। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 आपका बुक्स एंड ऑथर्स से। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक द डिस्कवरी ऑफ इंडिया? देखो, जो करंट में बुक्स है वो भी आपने पढ़नी है, और जो हमारे पर्टिकुलरली फ्रीडम फाइटर्स ने जो बुक्स लिखी है वो आपको पता रहनी चाहिए। तो यहां पे डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो, किसने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है जवाहरलाल नेहरू, हमारे पहले पीएम। तो जवाहरलाल नेहरू जी ने लिखी है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, और ये इन्होंने 1942 से लेके 1946 तक लिखी थी। और तब नेहरू जी जेल में थे क्विट इंडिया मूवमेंट के बाद, तो इन्होंने ये लिखी थी द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो हम चलते हैं आगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट प्लेसेस से है, और क्वेश्चन है वेयर इज द फेमस सांची स्तूपा लोकेटेड? फेमस सांची स्तूपा कहां पे है? देखो, सांची स्तूपा आपके इंपॉर्टेंट प्लेसेस में आ जाता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो, कहां पे है फेमस सांची स्तूपा? मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मध्य प्रदेश। सांची स्तूपा आपका मध्य प्रदेश में है, और सांची स्तूपा एक बुद्धिस्ट मॉन्यूमेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब सांची स्तूपा के बारे में बड़ी सारी चीजें हैं, तो यहां पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन आप इंपॉर्टेंट प्लेसेस अगर आपको नहीं पता अभी भी, तो मेरी वीडियो देख लेना, मैंने ऑलरेडी वीडियो डाली है इस पे। तो वहां पे जो जो इंपॉर्टेंट प्लेसेस है मैंने डाले हुए हैं। और सांची स्तूपा आपका यूनेस्को हेरिटेज साइट्स में भी आता है, ऑलरेडी मैंने ये चीजें भी डिस्कस की हुई है। तो हम डायरेक्टली इस सेशन को अभी डिस्कस करेंगे, ताकि आपका ज्यादा टाइम वेस्ट ना हो, आप ज्यादा से ज्यादा रिविजन करो, आप ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज को प्रैक्टिस करो। तो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हु रोट द फेमस बुक द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स अपने टाइम की फेमस बुक है। ऑप्शंस आपके सामने, किसने लिखी है? ए, बी, सी या डी? अरुंधति रॉय, कमला दास, शशि थरूर या आर के नारायण? आंसर करो, किसने लिखी है गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स? सारे के सारे आंसर करो। और मैं आपको आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है अरुंधति रॉय। बहुत ही फेमस बुक है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। तो आप याद रखना, ये किसने लिखी है? अरुंधति रॉय ने लिखी है। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपका कैपिटल एंड करेंसीज से। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा? कनाडा की कैपिटल क्या है? अब देखो, जो जो न्यूज में है ना, उनकी कैपिटल एंड करेंसी आपको पता रहनी चाहिए। तो मुझे बताओ, कनाडा की कैपिटल क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। आंसर करो, कनाडा की कैपिटल। ऑलरेडी खालिस्तानी रो के चलते चलते कनाडा बहुत न्यूज में है, तो आपको इसकी कैपिटल, करेंसी सारा पता रहना चाहिए। तो आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ओटावा। कनाडा की कैपिटल है ओटावा, याद रखोगे सारे के सारे। और जो टोरंटो है, ये तो मेजर सिटीज है, मॉन्ट्रियल, वैंकूवर, ये सारा मेजर सिटीज है, लेकिन याद रखना ओटावा कैपिटल है कनाडा की। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेंसी ऑफ साउथ कोरिया? साउथ कोरिया की करेंसी क्या है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए, बी, सी या डी। येन है, पीसो है, वॉन है, रिंगिट है? आंसर करो, साउथ कोरिया की करेंसी। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, साउथ कोरिया की करेंसी है वॉन। साउथ कोरियन वॉन हम बोलते हैं। तो आप ये चीजें याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आपका यूएन से क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूनाइटेड नेशंस?
4 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है। ऑलरेडी पिछले 2 लेक्चर्स में मैंने कंटिन्यू आपको 6 प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ यूएन बताए हैं। तो अभी ऑप्शंस को देख के मुझे बताओ कौन सा नहीं है प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ यूएन, ए बी सी या डी, आंसर करो। और मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ये यूएन का प्रिंसिपल ऑर्गन नहीं है, स्पेशलाइज्ड ऑर्गन है, तो ये आप याद रखोगे। जनरल असेंबली प्रिंसिपल ऑर्गन है, सिक्योरिटी काउंसिल प्रिंसिपल ऑर्गन है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस भी प्रिंसिपल ऑर्गन है। इसके अलावा क्या आता है, ट्रस्टीशिप आता है, इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल आता है और सेक्रेटरीट आता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, हाउ मेनी कंट्रीज आर करंटली मेंबर्स ऑफ यूनाइटेड नेशंस। कितने कंट्रीज मेंबर है यूनाइटेड नेशंस के, ये तो सबको पता रहना चाहिए। यूनाइटेड नेशंस सिलेबस में है, तो ये तो सबसे बेसिक क्वेश्चन है। ए बी सी या डी, आंसर करो। कितने मेंबर कंट्रीज है यूनाइटेड नेशंस के। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 193। 193 कंट्रीज आपके यूनाइटेड नेशंस के मेंबर्स है। और इसमें जो सबसे लास्ट में यंगेस्ट मेंबर हम बोलेंगे साउथ सूडान है, जितना मुझे याद आ रहा है। बाकी अगर मैं गलत भी हूं तो आप मुझे करेक्ट कर लो कमेंट सेक्शन में। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 17, विच इंडियन साइंटिस्ट वॉन द सर्न अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू पार्टिकल फिजिक्स। ऑप्शंस आपके सामने है, कौन सा इंडियन साइंटिस्ट है इनको सर्न अवार्ड मिला है जो इन्होंने कंट्रीब्यूशन दी है पार्टिकल फिजिक्स में। तो ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो किनको मिला है सर्न अवार्ड। आंसर करो सारे के सारे। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है सत्येंद्र नाथ बोस। सत्येंद्र नाथ बोस को मिला है सर्न अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशंस टू पार्टिकल फिजिक्स। अब इसमें ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे, बस आप ये याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इंपॉर्टेंट है, फर्स्ट इन इंडिया के हिसाब से, हु वाज द फर्स्ट वुमेन इन इंडिया टू रिसीव भारत रत्न। पहली वुमेन जिनको भारत रत्न मिला था, आंसर करो। आपका हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड होता है भारत रत्न। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी, आंसर करो किसको मिला था भारत रत्न सबसे पहले। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके कांस्टेबल एग्जाम के हिसाब से। और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी जी को पहला भारत रत्न मिला था। वुमेन के हिसाब से मैं बोल रहा हूं, फर्स्ट वुमेन के हिसाब से। तो ये चीज आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 90, विच इज दीज और इन ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनाइटेड नेशंस। आपके सामने 4 ऑप्शंस है, आपने बताना है इनमें से कौन ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है यूनाइटेड नेशंस के। ए आता है, बी आता है, सी आता है, या डी में ऑल ऑफ द अबव, मतलब जो ऊपर ऑप्शंस है वो सारे के सारे आते हैं। आंसर करो। फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूएन आपने बतानी है। तो मैं आपको बता देता हूं यूएन की 6 ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबव। फ्रेंच, इंग्लिश, स्पेनिश, सारे के सारे या ये तीनों आपके ऑफिशियल लैंग्वेजेस में आते हैं। इसके अलावा आपका रशियन ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, आपका अराबिक ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है, चाइनीज आपका ऑफिशियल लैंग्वेज में आता है। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 6000 रन्स इन वनडे इंटरनेशनल्स। अब ये तो करंट में रहता है, आपको ये पता भी रहना चाहिए। पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 6000 रन्स बनाए वनडे इंटरनेशनल में। और ऑप्शंस आपके सामने हैं, और बहुत ही फेमस पर्सनैलिटी है इंडिया के वुमेन क्रिकेट के हिसाब से। आंसर करो। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है मिथाली राज। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली वुमेन क्रिकेटर जिन्होंने 6000 रन्स किए थे
स्कोर इन वनडे इंटरनेशनल्स। तो हम चलते हैं आगे अपने अगले क्वेश्चन पे। Who holds the record for the most goals scored in a single World Cup? किसके पास रिकॉर्ड है? आपके सामने चार ऑप्शंस है जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए हैं सिंगल वर्ल्ड कप में। एक वर्ल्ड कप में, सिंगल वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा गोल किए हैं। ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी। आंसर करो। और ये आपको पता भी होना चाहिए वैसे भी। तो मैं आंसर बता देता हूं, जस्ट फॉन्टेन। जस्ट फॉन्टेन फ्रांस के प्लेयर थे। तो इन्होंने एक ही वर्ल्ड कप में 13 गोल्स किए थे और ये 1958 का टूर्नामेंट था। तो ये चीजें आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर द प्रोडक्शन ऑफ जूट? कौन सा स्टेट है? क्रॉप्स से क्वेश्चन है, जो जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है इंडिया में। ऑप्शंस आपके सामने ए, बी, सी या डी। आंसर करो। यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, पंजाब। जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। आंसर करो। तो मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल आपका जूट प्रोडक्शन के लिए जाना जाता है। एक्चुअली जूट सबसे ज्यादा बांग्लादेश में निकलता है, लेकिन उसको प्रोसेस करने का काम वेस्ट बंगाल में फैक्ट्रीज वगैरह है तो वहां पे होता है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा जूट प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में होता है। तो ये आप याद रखोगे सारी चीजें। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और आपका अगला क्वेश्चन पॉलिटी से है, विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू इक्वलिटी? राइट टू इक्वलिटी कौन सा आर्टिकल गारंटी करता है? 14, 19, 21 या 32? आंसर करो। राइट टू इक्वलिटी। बहुत ही आसान क्वेश्चन, वैसे भी आपको ये पता रहने चाहिए। मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 आपका गारंटी करता है राइट टू इक्वलिटी। अब इसमें हम ज्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। इतना तो मैं सोच के चल सकता हूं कि आपको ये सारे आर्टिकल्स पता है जो अभी आपके ऑप्शंस में है और होने भी चाहिए। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियाज वर्कफोर्स इज एम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर? कितनी परसेंटेज है इंडिया में जो एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है? ऑप्शंस आपके सामने हैं ए, बी, सी या डी। कितने परसेंटेज लोग एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है, काम कर रहे हैं, उनका सारा जो भी वो कमाते हैं वो एग्रीकल्चर से आता है? आंसर करो। कितने परसेंट लोग इंडिया में? पर्टिकुलरली मैं एम्प्लॉयमेंट के हिसाब से बात कर रहा हूं और मैं आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है 45%। 45% लोग आपके इंडिया में एग्रीकल्चर के साथ इन्वॉल्व है, मतलब उनका एम्प्लॉयमेंट सारा एग्रीकल्चर के साथ है। लेकिन जो इनकम है, जो जीडीपी में या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो आप बोलते हो, उसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। लोग ज्यादा इन्वॉल्व है लेकिन जीडीपी में जो कंट्रीब्यूशन है वो कम है। ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपका सर्विस सेक्टर से आता है। सर्विस सेक्टर मतलब डॉक्टर्स वगैरह या टीचर्स जो भी सर्विस देते हैं। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। In 2023, which country was the newest member to join the BRICS group of emerging economies? आपके करंट से क्वेश्चन है। ब्रिक्स आपको पता है ग्रुप है, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका का ग्रुप है। तो रिसेंटली 2023 में इसमें और मेंबर्स ऐड हुए थे। तो ऑप्शंस आपके सामने, आपने बताना है कौन ऐड हुआ था या कौन न्यूएस्ट मेंबर था जो ऐड हुआ ब्रिक्स में। ए है सऊदी अरबिया, बी है अर्जेंटीना, सी है ईरान, डी है ऑल ऑफ द एबो। बताओ इन तीनों में कोई ऐड हुआ था या ये सारे ऐड हुए थे? और मैं आपको आंसर बता देता हूं। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑल ऑफ द अबो। ब्रिक्स में रिसेंटली 2023 में कुछ कंट्रीज इसमें ऐड हुई, जिसमें सऊदी अरबिया भी है, जिसमें अर्जेंटीना भी है, जिसमें ईरान भी है और इसमें इजिप्ट भी है और यूएई भी है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। हम चलते हैं आगे
और अब यहां से स्टार्ट होता है हमारा जे का पार्ट, और हमारे जे के पार्ट का पहला क्वेश्चन है। अब देखो उसमें हमने 25 क्वेश्चंस डिस्कस किए, यहां पे 10 करेंगे। हु इज रेफर्ड टू एज द फादर ऑफ जम्मू कश्मीर इकोनॉमी ड्यू टू हिज सबस्टेंशियल कंट्रीब्यूशन इन शेपिंग द स्टेट्स इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। किसको बोला जाता है फादर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी ड्यू टू हिज, जिसने बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूट किया है इन शेपिंग जो स्टेट का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है। ऑप्शंस आपके सामने, शेख अब्दुल्ला, गुलाम मोहम्मद सादिक, मेहरचंद महाजन या बख्शी गुलाम मोहम्मद। आंसर करो, किसको बोला जाता है फादर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी? और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है बख्शी गुलाम अहमद। बख्शी गुलाम अहमद जी को फादर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इकोनॉमी बोला जाता है। और आप ये याद रखोगे, मेहरचंद महाजन आपके जम्मू एंड कश्मीर के पहले पीएम थे, ये भी आप याद रखोगे। और गुलाम मोहम्मद सादिक पहले सीएम, तो ये सारी चीजें आप याद रखोगे। चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, which of the following personalities is famous for his work in the field of Kashmiri Sufism and is often referred to as the Shah of Kashmir? सीधे आपसे पूछ रहा है शाह ऑफ कश्मीर कौन है। ऑप्शंस आपके सामने, लल देद, नूर साहब, मिर्जा गालिब या शेख नूरुद्दीन नूरानी। आंसर करो, शाह ऑफ कश्मीर। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, शाह ऑफ कश्मीर शेख नूरुद्दीन नूरानी को बोला जाता है, जिनको आप नुंदरेश भी बोलते हो, है ना, जिनकी श्राइन आपको तारी शरीफ में मिलेगी, बड़गाम डिस्ट्रिक्ट में। तो ये भी आप याद रखोगे। चलते हैं आगे हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा अगला क्वेश्चन है, द प्रिडोमिनेंट क्लाइमेट टाइप ऑफ जम्मू इज क्लासिफाइड एज। जम्मू का क्लाइमेट जो है वो कैसा है? ऑप्शंस आपके सामने, ट्रॉपिकल मूनसून, सब ट्रॉपिकल, एल्पाइन या मेडिटेरेनियन। आंसर करो, जम्मू का क्लाइमेट। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है सब ट्रॉपिकल। ये तो वैसे भी पता होना चाहिए। और कोपन क्लासिफिकेशन के हिसाब से CFA जम्मू का कोड, ये भी याद रख लेना। बाकी ये कोड्स तो ऐसे ऐसे आपको अलग अलग बुक्स में डिफरेंट मिलेंगे, लेकिन याद रख लेना। हमारा अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट टिपिकली ग्रोन इन जम्मू एंड कश्मीर। आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने बताना है जम्मू एंड कश्मीर में क्या ग्रो नहीं किया जाता। नहीं किया जाता, नॉट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। यहां से क्वेश्चन गलत होते हैं, तो हमेशा क्वेश्चन जब पढ़ो तो नॉट पे खास ध्यान रखो। और इतना मैं बता रहा हूं, एग्जाम के एनवायरनमेंट में बहुत कम ध्यान रहता है इन चीजों पे। मुझसे भी बड़ी बार गलती हुई है, तो आप इस पे ध्यान रखोगे कि अगर नॉट दिख रहा है उस क्वेश्चन को, तो बहुत ज्यादा हिसाब से पढ़ो। आंसर करो क्वेश्चन का। और मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है कॉटन। कॉटन आपका जे में ग्रो नहीं होता, बाकी सारा कुछ आपको जे में मिल जाता है, राइस हो, व्हीट हो, सेफ्रॉन हो। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following power projects is not located in Jammu and Kashmir but is often associated with the region's energy supply? आपके सामने 4 ऑप्शन है, आपने बताना है कौन सा पावर प्रोजेक्ट जम्मू एंड कश्मीर में नहीं है लेकिन फिर भी एसोसिएटेड है, एनर्जी हमें मिलती है वहां से। एक तो आपका दुलहस्ती है, बगलिहार है, सरदार पटेल है, उरी है। बताओ कौन सा नहीं है जम्मू एंड कश्मीर में। मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर बता देता हूं, आपका जो सरदार पटेल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट है, ये आपका जे में नहीं है। ये जो प्रोजेक्ट है ये आपका गुजरात में है। कहां पे? गुजरात में। ये आप याद रख लेना। बाकी दुलहस्ती, बगलिहार, उरी ये तो आपके जम्मू एंड कश्मीर में है। और ऑलरेडी मैंने पावर प्रोजेक्ट्स पे लेक्चर डाला है, उसमें बहुत सारी चीजें डिस्कस की है, देख लेना, बहुत सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which river is known as the lifeline of Kashmir due to its significance for agriculture, transport and power generation? कौन सा रिवर है या कौन सी नदी है जिसको लाइफलाइन बोलते हैं कश्मीर की, और बहुत ज्यादा कश्मीर का जो एग्रीकल्चर है, ट्रांसपोर्ट है, पावर जनरेशन है, इस नदी पे डिपेंड है। तो आंसर करो, ऑप्शंस आपके सामने है, ए, बी, सी या डी। कौन सी नदी है जो बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट है कश्मीर के लिए, लाइफलाइन ऑफ कश्मीर?
आपको तो कश्मीर में ये बहुत जगह मिलेगी बहती हुई। और इतना मैं बता देता हूं, इसका सोर्स वेरीनाग में है। आंसर करो आप। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है झेलम। आपकी झेलम नदी आपकी लाइफलाइन है कश्मीर की। तो हम चलते हैं आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। विच हिस्टोरिक सिटी इन जम्मू एंड कश्मीर इज नोन फॉर द फेमस शंकराचार्य टेम्पल? कौन सी फेमस हिस्टोरिक सिटी है जो जाना जाता है शंकराचार्य टेम्पल के लिए? मतलब सिंपल आपसे पूछ रहा है शंकराचार्य टेम्पल है कहां पे। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। आंसर करो। बहुत ही आसान क्वेश्चन। शंकराचार्य टेम्पल। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है श्रीनगर। श्रीनगर में आपका शंकराचार्य टेम्पल। तो ये आप याद रखोगे। तो हम चलते हैं आगे। हमारा अगला क्वेश्चन है आपके IWT से, इंडस वाटर ट्रीटी से। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द इंडस वाटर ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान? इन ऑप्शंस में कौन सा ऑप्शन है जो इंडस वाटर ट्रीटी का पार्ट नहीं है? आंसर करो। आपको ऑप्शन 1 है कंट्रोल ओवर द वाटर्स ऑफ चिनाब रिवर, दूसरा है कंट्रोल ओवर द वाटर्स ऑफ झेलम, तीसरा है कंट्रोल ओवर द वाटर्स ऑफ गंगा, और डी पार्ट है कंट्रोल ओवर द वाटर्स ऑफ सतलुज। आंसर करो। और ये तो सीधे सीधे मैं आपको आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है सी, गंगा नदी आपके इंडस वाटर ट्रीटी में नहीं आती। तो हम चलते हैं आगे। बाकी इंडस वाटर ट्रीटी इस लेवल पे जब एग्जाम इतना नजदीक है, इतना मैं सोच रहा हूं कि इंडस वाटर ट्रीटी आपको पूरी क्लियर है। तो हम चलते हैं आगे अपने क्वेश्चन नंबर 9 पे। विच सेक्टर कंट्रीब्यूट्स द मोस्ट टू द इकोनॉमी ऑफ J&K? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा सेक्टर है जो सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है J&K की इकोनॉमी में? और ऑप्शंस आपके सामने, आंसर करो। और मैं बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर भी डिफरेंट मिलता है अलग अलग जगह। लेकिन रिसेंटली एक एग्जाम मैंने भी फेस किया था JKSSB का, और वहां पे उन्होंने एक आंसर दिया था, वो भी मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो आंसर बताओ पहले। और मैं आपको आंसर बता देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है एग्रीकल्चर। और रिसेंटली देखो, पहले बड़े सारे टूरिज्म भी बोलते हैं, लेकिन एक पेपर मैंने ही दिया था JKSSB का, तो वहां पे उन्होंने एग्रीकल्चर मेंशन किया था। तो आप ये देख लो, इसको चेक भी कर लो अपने हिसाब से। और जो भी आपको चेक करके आंसर मिलता है वो कमेंट सेक्शन में लिखो, ताकि सबको पता चल जाए। तो हम चलते हैं अपने इस सेशन के लास्ट क्वेश्चन पे। विच टेम्पल इन जम्मू एंड कश्मीर वॉज बिल्ट बाई महाराजा रणबीर सिंह एंड इज लोकेटेड इन जम्मू डिस्ट्रिक्ट? कौन सा टेम्पल है, कौन सा मंदिर है जो रणबीर सिंह जी ने बनाया है, कंस्ट्रक्ट कराया है, जो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है? ऑप्शंस आपके सामने हैं, ए बी सी या डी। आंसर करो। मुबारक मंडी है, रेड फोर्ट है, रणबीरेश्वर है, या रंजीत सिंह? रंजीत सिंह तो वैसे नाम है। पहले 3 में आंसर करो। और मैं आंसर बता ही देता हूं, इस क्वेश्चन का आंसर है रणबीरेश्वर टेम्पल, आपका रणबीर सिंह जी ने कंस्ट्रक्ट कराया है और जम्मू डिस्ट्रिक्ट में है। तो यहां पे हमारा आज का सेशन कंप्लीट होता है। अच्छे खासे एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए और थोड़ा बहुत कंसेप्ट भी सीखा। बाकी पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यूज प्रैक्टिस करो और एग्जाम में सिलेक्शन लो। और मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।